छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसे लोग दूर से देखकर ही दंग रह जाते थे, क्योंकि उसकी ऊंची दीवारों और रहस्यमयी खिड़कियों से हमेशा एक रहस्य झलकता था। और गांव वाले कहते थे कि इस हवेली के मालिक जमींदार बाबू के पास एक ऐसा गुप्त कमरा है जिसमें ऐसी दौलत और रहस्य छिपा है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं। और इसी वजह से गांव के बच्चे खेलते खेलते अक्सर हवेली के बाहर खड़े होकर सपने देखते कि अगर कभी उन्हें उस कमरे की झलक मिल जाए तो उनकी किस्मत बदल सकती है। पर असली कहानी की शुरुआत तब होती है जब गांव का एक गरीब लेकिन होशियार लड़का अर्जुन अपनी माँ की बीमारी और पढ़ाई की फीस के लिए जमींदार से मदद मांगने जाता है। हवेली में दाखिल होते ही अर्जुन को चारों तरफ अंधेरे गलियारों में चमकते झूमर, पुरानी पेंटिंग्स और रहस्यमयी ताले लगे दरवाजे दिखाई देते हैं। तभी जमींदार बाबू उसे ध्यान से देखते हैं और कहते, लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ, लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि मेरी असली अमीरी कहाँ छिपी है? अर्जुन डरते डरते हाँ कहता है और तभी जमींदार बाबू हवेली के तहखाने की ओर बढ़ते हैं, भारी लोहे का दरवाजा खोलते हैं और उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। अर्जुन को उम्मीद होती है कि अब वह सोने चांदी के ढेर और नोटों से भरे बक्से देखेगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर चमचमाते रैक में लाखों किताबें, पांडुलिपियां, पुराने नक्शे और दुनिया भर के ज्ञान का खजाना रखा होता है। वहां पर एक बड़ा सा ग्लोब घूम रहा होता है। दीवारों पर विज्ञान, कला, संगीत और इतिहास की अनोखी पेंटिंग्स सजी होती हैं और बीच में एक लंबी मेज पर जमींदार बाबू के हाथ से लिखी डायरी रखी होती है, जिसमें उनकी जिंदगी के अनुभव और दुनिया घूमकर जुटाया हुआ ज्ञान दर्ज होता है। अर्जुन को समझ आता है कि असली सीक्रेट रूम धन का नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना है। जमींदार बाबू मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, लोग सोचते हैं कि सोना चांदी मेरी ताकत है, लेकिन असली ताकत इन किताबों ने दी है। यही मेरी अमीरी है और यही मेरी पहचान है। अर्जुन धीरे धीरे वहां रोज जाने लगता है, किताबों से सीखता है, विज्ञान के प्रयोग करता है, नक्शों से भूगोल समझता है, कहानियों से इंसानियत और नैतिकता सीखता है। और एक दिन वही अर्जुन गांव का सबसे बड़ा विद्वान बनकर न केवल अपनी माँ का इलाज करवाता है, बल्कि पूरे गांव को शिक्षा की रोशनी देता है। अंत में जमींदार बाबू सबके सामने उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, असली अमीर वही है जिसके पास ज्ञान हो, क्योंकि पैसा तो खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। और पूरा गांव समझ जाता है कि असली अमीरी धन नहीं बल्कि शिक्षा और ज्ञान है। जब जमींदार बाबू ने पूरे गांव के सामने सीक्रेट रूम खोलकर यह बात बताई कि असली अमीर वही है जिसके पास ज्ञान हो, तो पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब अर्जुन की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। जमींदार बाबू ने अर्जुन को उस सीक्रेट रूम की चाबियां सौंपते हुए कहा, बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है,
क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। अब आने वाले कल को संभालना तुम्हारा काम है। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए प्रण किया कि वह इस खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगले दिन से अर्जुन ने गांव के बच्चों को हवेली के आंगन में बुलाना शुरू किया। वह उन्हें किताबों की कहानियां सुनाता, विज्ञान के प्रयोग दिखाता और नक्शों से दुनिया की सैर कराता। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का ऐसा माहौल बनने लगा कि जो बच्चे पहले खेतों में काम करते थे, वे अब किताबों में सपने ढूंढने लगे। लेकिन असली चुनौती तब आई जब आसपास के गांव के कुछ लोग, जो शिक्षा के खिलाफ थे और केवल जमींदार की दौलत हड़पना चाहते थे, उन्होंने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अर्जुन और जमींदार बाबू ने सबको धोखा दिया है। असली खजाना कहीं और छुपा है और ये किताबों का ढोंग सिर्फ दिखावा है। लोग फिर से उलझन में पड़ गए। कुछ लालच में आकर उन अफवाह फैलाने वालों का साथ देने लगे। अर्जुन के लिए यह कठिन समय था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर असली खजाना सोना होता तो बाबूजी उसे छुपा कर रखते, लेकिन उन्होंने इसे सबके लिए खोल दिया है। अब ये हम पर है कि हम इसे अपनाकर गांव की तकदीर बदलें। उसी समय एक और घटना घटी। गांव में सूखा पड़ गया, खेत बंजर होने लगे, लोग परेशान हो गए। तब अर्जुन ने सीक्रेट रूम की किताबों से सीखे ज्ञान से गांव में वर्षा जल संचयन की योजना बनाई। तालाब खुदवाए और पानी बचाने के नए तरीके बताए। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई और लोग समझ गए कि अर्जुन ने सच कहा था, असली दौलत ज्ञान ही है। जमींदार बाबू गर्व से मुस्कुराए और बोले, अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरा सीक्रेट रूम सही हाथों में है। गांव में जब अर्जुन की योजनाएं सफल हुईं और खेतों में हरियाली लौट आई, तो लोग उसे गांव का विद्वान कहने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि अभी सफर लंबा है। न क्योंकि आसपास के कुछ लालची लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। वे सोचते थे कि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनके पुराने झूठ और चालें नहीं चल पाएंगी। इसलिए उन्होंने अर्जुन और जमींदार बाबू के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। रात के अंधेरे में कुछ अजनबी हवेली के बाहर मंडराने लगे और एक दिन उन्होंने कोशिश की कि सीक्रेट रूम को आग लगाकर सब किताबें जला दें। लेकिन अर्जुन और कुछ बच्चों ने समय रहते आग बुझा दी और किताबों को बचा लिया। इस घटना से अर्जुन को समझ आया कि असली दुश्मन अनपढ़ लोग नहीं, बल्कि वो लालच और अज्ञान है जो इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह इस ज्ञान को सिर्फ गांव में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों तक फैलाएगा। उसने छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू की, युवाओं को खेती में नई तकनीक सिखाई और औरतों को पढ़ना लिखना सिखाया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। धीरे धीरे गांव का चेहरा बदलने लगा और ये खबर दूर दराज के शहरों तक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर वो लालची लोग और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने गांव में अफवाह फैलाई कि अर्जुन और जमींदार बाबू असल में कोई रहस्यमयी ताकत छुपाए बैठे हैं और ये सब किताबें सिर्फ जादू टोना है। लोग फिर से भ्रमित होने लगे। लेकिन तभी गांव में महामारी की दूसरी लहर आई और इस बार हालात पहले से भी बदतर हो गए।
चारों ओर बीमारी फैलने लगी। लोग डर से एक दूसरे से मिलने तक कतराने लगे। तब अर्जुन ने सीक्रेट रूम की पुरानी चिकित्सा पुस्तकों का सहारा लिया। उन किताबों से उसने जड़ी बूटियों और दवाओं के मिश्रण तैयार किए और दिन रात बीमारों की सेवा की। धीरे धीरे बीमारी काबू में आई और गांव वाले फिर से बच गए। इस बार गांव के सबसे बूढ़े मुखिया ने सबके सामने कहा, आज हमें समझ आया कि अर्जुन जो कर रहा है वही सच है और यही ज्ञान ही असली दौलत है। और उसी दिन जमींदार बाबू ने अपने सीक्रेट रूम की चाबी पूरे गांव के बच्चों को सौंप दी, कहते हुए, अब यह कमरा सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये पूरे गांव का है। जो भी सीखना चाहे यहाँ आ सकता है। हवेली के रहस्यमयी दरवाजे अब सबके लिए खुल गए। हवेली के रहस्यमयी दरवाजे अब सबके लिए खुल गए और धीरे धीरे वह सीक्रेट रूम गांव की शिक्षा का मंदिर बन गया, जहां से निकली रोशनी ने न सिर्फ एक गांव बल्कि पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। जब हवेली का सीक्रेट रूम गांव के बच्चों और युवाओं के लिए खुला तो धीरे धीरे उसका असर चारों ओर फैलने लगा। बच्चे जो पहले खेतों और घर के कामों तक ही सीमित रहते थे, अब किताबों से नए सपने देखने लगे। लड़कियां भी पढ़ाई में आगे बढ़ीं और औरतें जो पहले सिर्फ घर तक सीमित थीं, वे भी साक्षर होकर छोटे छोटे काम करने लगीं, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन अर्जुन जानता था कि बदलाव को स्थायी बनाने के लिए उसे गांव से बाहर भी कदम बढ़ाने होंगे। इसलिए उसने कुछ चुनिंदा युवाओं को तैयार किया और उन्हें पास के कस्बों और गांवों में भेजा ताकि वे वहां भी शिक्षा का दीपक जलाएं। धीरे धीरे अर्जुन का नाम दूर दराज तक फैल गया। लोग उसे ज्ञान का दूत कहने लगे। वहीं दूसरी तरफ वे लालची लोग जो उसकी सफलता से जलते थे, उन्होंने शहर के कुछ ताकतवर व्यापारियों से हाथ मिलाया और कोशिश की कि हवेली और सीक्रेट रूम पर कब्जा कर लें। उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत दी और अफवाह फैलाई कि हवेली जमींदार की नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर बनी है और इसे सील कर देना चाहिए। गांव वाले घबरा गए कि अगर ऐसा हुआ तो वे फिर अंधेरे में डूब जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने किताबों से कानून पढ़ा, सबूत जुटाए और अदालत में जाकर केस लड़ा। उसकी मेहनत और सच्चाई के आगे झूठे लोग हार गए और हवेली गांव वालों की अमानत बन गई। यह जीत सिर्फ अर्जुन की नहीं थी बल्कि पूरे गांव की थी। पर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अब अर्जुन को शहर से बुलावा आया। वहां के लोग चाहते थे कि वह उनकी भी मदद करे और शिक्षा का आंदोलन फैलाए। अर्जुन ने गांव की जिम्मेदारी अपने साथियों को सौंपी और शहर की ओर निकल पड़ा। सीक्रेट रूम की कुछ किताबें और जमींदार बाबू की डायरी उसने अपने साथ ली ताकि वहां भी लोगों को दिखा सके कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। शहर पहुंचकर उसने देखा कि वहां अमीरी और गरीबी के बीच गहरी खाई है। अमीर बच्चों के पास हर सुविधा है, लेकिन गरीब बच्चे सड़कों पर भटकते हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह शहर में भी एक ज्ञानालय बनाएगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके गांव का सीक्रेट रूम था। और उसने छोटे छोटे कदमों से काम शुरू किया।
लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह सपना सच हो गया। गांव से निकला अर्जुन अब पूरे प्रदेश का शिक्षक बन चुका था। उसका नाम दूर देशों तक गूंजने लगा और लोग कहते, सोने चांदी का खजाना तो लुट सकता है, लेकिन अर्जुन जैसा ज्ञान का खजाना कभी खत्म नहीं हो सकता। शहर में अर्जुन ने जैसे ही ज्ञानालय की नींव रखी, शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे, ये गांव का लड़का क्या कर पाएगा? शहर की चमक दमक और बड़ी बड़ी पढ़ाई इसके बस की नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने वही किया जो उसने सीक्रेट रूम से सीखा था, धैर्य, मेहनत और सच्चाई से काम करना। दिन में वह बच्चों को पढ़ाता, रात को सड़कों पर घूम घूम कर गरीब मजदूरों के बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें पढ़ाना शुरू करता। धीरे धीरे उन बच्चों में बदलाव दिखने लगा। वे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने लगे, आत्मविश्वास से बात करने लगे और सपने देखने लगे। अर्जुन ने विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोगों से बच्चों को चकित कर दिया और कहा, देखो, ज्ञान वो रोशनी है जिससे अंधेरा हमेशा मिटता है। कुछ साल बीते और उसका छोटा सा ज्ञानालय पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब तक गांव से कई लोग शहर आ चुके थे और वे अर्जुन का साथ देने लगे। इस दौरान कुछ अमीर व्यापारी भी उससे प्रभावित हुए और मदद करने लगे। अर्जुन ने शहर में पहला जनता पुस्तकालय खोला, जहां हर कोई आकर मुफ्त में पढ़ सकता था। लेकिन उसके सामने मुश्किलें भी आईं। वही लालची लोग जिनसे वह गांव में टकराया था, अब शहर में भी उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने अखबारों में झूठी खबरें छपवानी शुरू कर दी कि अर्जुन असल में हवेली के सीक्रेट रूम का खजाना बेचकर शहर में नाम कमा रहा है। कई लोग अफवाहों में आकर अर्जुन से दूर होने लगे। अर्जुन टूटने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि जमींदार बाबू ने अपनी डायरी में लिखा था, सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान गिर तो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। उस पंक्ति ने उसे हिम्मत दी और उसने हार मानने की बजाय और भी तेज मेहनत की। उसने अपने छात्रों से कहा, झूठ का जवाब हम सच से देंगे और अज्ञान का जवाब हम ज्ञान से देंगे। फिर उसने एक बड़ा कदम उठाया। शहर के बीचों बीच एक विशाल सभा की, जहां उसने बच्चों को मंच पर बुलाया और कहा, बताओ, तुमने यहाँ क्या सीखा है? जब उन गरीब बच्चों ने सबके सामने विज्ञान के प्रयोग दिखाए, किताबों से पढ़ी हुई कविताएं सुनाई और आत्मविश्वास से बातें की, तो पूरे शहर की भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। अफवाह फैलाने वालों का मुंह बंद हो गया। यही वह दिन था जब अर्जुन का ज्ञानालय एक आंदोलन में बदल गया। अखबारों में उसकी सच्ची कहानियां छपने लगीं। दूर दूर से लोग उसे बुलाने लगे। धीरे धीरे उसका सपना और बड़ा होने लगा। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम एक ऐसा स्थान बनाएं जो सिर्फ गांव और शहर तक सीमित न हो, बल्कि पूरे देश के बच्चों के लिए खुले। और इस तरह उसने भारत ज्ञान विश्वविद्यालय की नींव रखने का सपना देखा, जिसकी प्रेरणा उसी हवेली के सीक्रेट रूम से आई थी। अर्जुन का सपना सुनकर बहुत से लोग हैरान थे, लेकिन उसकी लगन और ईमानदारी देखकर हर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगा। गांव और शहर के बच्चे जिन्हें उसने शिक्षा दी थी,
अब बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और नेता बन चुके थे और वे सब अर्जुन को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, गुरुदेव, जिस तरह आपने हमें रोशनी दी, उसी तरह अब हम आपके इस सपने को पूरा करने में अपनी जिंदगी लगा देंगे। अर्जुन ने अपने छात्रों और साथियों की मदद से सबसे पहले एक छोटी सी जमीन ली और वहां भारत ज्ञान विश्वविद्यालय की नींव रखी। शुरुआत में साधारण झोपड़ी जैसी इमारतें थीं, लेकिन उनमें इतनी ऊर्जा और लगन थी कि लोग कहते, यहाँ से आने वाले बच्चे दुनिया बदल देंगे। धीरे धीरे विश्वविद्यालय बड़ा होता गया। देश भर से विद्वान यहाँ पढ़ाने आने लगे। विज्ञान, कला, संगीत, इतिहास, साहित्य, हर विषय को यहाँ महत्व दिया गया। अर्जुन ने यह नियम बनाया कि यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर कोई समान होगा, क्योंकि असली पहचान इंसान की उसके ज्ञान से होती है, न कि उसके पैसे से। कुछ सालों बाद यह विश्वविद्यालय इतना मशहूर हो गया कि विदेशों से भी लोग यहाँ पढ़ने आने लगे। अर्जुन ने वही सीक्रेट रूम की सोच दोहराई। विश्वविद्यालय में एक भव्य पुस्तकालय बनाया गया, जिसमें लाखों किताबें और पांडुलिपियां रखी गईं और उसका नाम रखा गया हवेली ज्ञानालय, ताकि हर कोई याद रखे कि असली अमीरी सोना चांदी नहीं, बल्कि किताबों का खजाना होता है। यह पुस्तकालय धीरे धीरे एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बन गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कुछ बड़े लालची उद्योगपति और भ्रष्ट नेता यह नहीं चाहते थे कि आम आदमी इतनी शिक्षा पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ा लिखा इंसान उनके झूठ और शोषण को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय को बंद कराने की कोशिश की, सरकारी दबाव डलवाया और यहाँ तक कि अर्जुन की जान लेने की साजिश भी की। लेकिन अर्जुन के छात्रों और गांव शहर के लोगों ने मिलकर उसका बचाव किया। लोग सड़कों पर उतर आए और कहा, अगर यह विश्वविद्यालय बंद हुआ तो हमारी आंखों की रोशनी छिन जाएगी। जनता के विश्वास और संघर्ष के सामने सत्ता झुक गई और अर्जुन का सपना और भी मजबूत हो गया। समय बीतता गया और अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके विश्वविद्यालय ने देश में करोड़ों बच्चों को पढ़ाई का अवसर दिया। उसने अपने आखिरी भाषण में कहा, बचपन में मैं सोचता था कि अमीरी सोना चांदी में है, लेकिन हवेली के सीक्रेट रूम ने मुझे सिखाया कि अमीरी किताबों और ज्ञान में है। अगर आने वाली पीढ़ियां इसे समझ लेंगी तो हमारा देश अंधेरे से निकलकर हमेशा रोशनी में रहेगा। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसका सपना जिंदा रहा। आज भी उस विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा है, असली अमीर वही है जिसके पास ज्ञान है। अर्जुन के जाने के बाद उसके शिष्य एक पल के लिए टूटे जरूर, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि गुरु का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली। अब तक यह सिर्फ भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बन चुका था, लेकिन शिष्यों ने मिलकर इसे विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र बनाने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीक से जोड़ा। हर गांव और हर शहर के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन लाइब्रेरी और रिसर्च प्रयोगशालाएं बनाई गईं।
अब जो छात्र कभी किताब खरीदने में सक्षम नहीं थे, वे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर घर बैठे ज्ञान हासिल करने लगे। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने लगे, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार और विचारक आते और ज्ञान साझा करते। धीरे धीरे यह जगह सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति, भाईचारे और नवाचार का केंद्र बन गई। कुछ वर्षों में यह विश्वविद्यालय विश्व ज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यहाँ से प्रेरणा लेने लगे। अलग-अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहाँ आकर कहते, अर्जुन ने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दी है। और इस तरह अर्जुन का सपना उसके जाने के बाद और भी विशाल रूप ले लिया। अब यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं रहा, बल्कि इंसानियत, शिक्षा और शांति का प्रतीक बन गया।